नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। अब जो है हम शुरू कर रहे हैं एक विशेष अंग विशेष भाग। ये एमपी टेट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यह सी टेट के लिए भी महत्वपूर्ण है और विशेषकर लाभकारी है संस्कृत की जो भी परीक्षाएं देते हैं उन सब में, चाहे वह 10वीं की हो, 12वीं की हो या एमपी टेट या सी टेट की हो। गद्यांश विधा, गद्यांश आते हैं और उनके प्रश्नोत्तरों को किया जाता है। और गद्यांश में विशेष बात यह है, गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश, ये 3 प्रकार के जो पैराग्राफ होते हैं, जिसे सीन पैसेज या अनसीन पैसेज कह सकते हैं। तो उन सबको करने का अपना अपना एक तरीका है, उपाय है, और हम यहाँ पर एक गद्यांश पद्यांश करते हुए इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए पहला हम गद्यांश देख लेते हैं। संस्कृतानि उत्तराणि संस्कृत भाषायां में लिखित, उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने। अब लिखे हुए हैं तो आपको तो उसमें यदि आप एमपी टेट दे रहे हैं, सी टेट दे रहे हैं तो उसमें सेलेक्ट करके टिक करना होगा। पर जो 9th और 10th वाले बच्चे हैं या 11वीं 12वीं वाले बच्चे हैं, छात्र हैं, उनको लिखना होगा। तो देखिए क्या कह रहे हैं। पैराग्राफ है, अस्ति देवलाख्यो ग्रामः तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म। एकदा केनापि आवश्यककार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। मार्गे गहनकानने सा एकं व्याघ्रं ददर्श। तो इसके साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। कम से कम शेयर तो इसलिए विशेष रूप से कीजिए कि जो भी परीक्षा दे रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं इसका विशेष लाभ मिले। मेरा मानना ये है कि यदि 2 मार्क्स भी इस पैराग्राफ के माध्यम से आप समझ पाएंगे, 2 मार्क्स का भी कर पाएंगे, तो ये अति उत्तम होगा। याद रखिएगा कि आपके शेयर करने से आपका साथी का मोटिवेशन बढ़ेगा और उसे समझ में आए। आपके जो भी मित्र हैं, जो भी परिचित हैं, उनको शेयर कर आप उनके सहयोगी बन सकते हैं। तो इस पैराग्राफ में कहा गया कि एक देवलाख नाम का गांव है, राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी भार्या मतलब पत्नी बुद्धिमती स्त्री, नाम है बुद्धिमती, पुत्रद्वयोपेता, दोनों पुत्रों को लेकर पिता के घर की ओर चल दी। मार्ग में घना जंगल था और वहाँ उसने एक व्याघ्र देखा, बाघ देखा। अब प्रश्न का उत्तर छाटना, कैसे छाटेंगे। ग्रामस्य नाम किम आसीत, गांव का नाम क्या था। तो आप क्या करेंगे, कहाँ पे मिल रहा है आपको गांव का नाम, आपको पहले ही शब्द में मिल जाएगा, देवलाख्यो नाम ग्रामः। तो ग्रामस्य नाम किम आसीत, देवलाख्यो, ग्रामस्य नाम देवलाख्यः आसीत। देवलाख्यः आप ऐसे लिख सकते हैं, विसर्ग लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये देवलाख्या नाम ग्रामः पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। तो अब दूसरे प्रश्न का उत्तर में क्या कह रहे हैं। दूसरा प्रश्न पूछता है, कहता है कि तत्र राजसिंह नाम कहाँ बसती, इसमें राजसिंह नाम का कौन रहता था। तो आपने क्या पढ़ा कि राजसिंह नाम राजपुत्रः। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तत्र राजसिंह नाम, कहाँ की जगह आपको केवल एक शब्द लिखना है और वो हो जाएगा राजपुत्रः, राजपुत्र रहता था। तो ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया, राजपुत्रः। अब तीसरा प्रश्न क्या है आपका। तीसरा प्रश्न है, बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता कुत्र प्रचलिता। बुद्धिमती जो स्त्री है वह दोनों पुत्रों को लेकर कहाँ की ओर चल दी। तो इसको अब ध्यान से करने की जरूरत है और आपको इसके नीचे इसके प्रश्न के उत्तर भी मिल जाएंगे। तो कुत्र की जगह, कुत्र का शब्द का क्या अर्थ है, कुत्र शब्द का अर्थ है कहाँ, कहाँ शब्द का क्या अर्थ है, कहाँ, और किम का अर्थ हुआ क्या। तो ये 3 जो प्रश्नवाचक शब्द हैं इनको समझ लेंगे तो आपका प्रश्न निर्माण भी अच्छे से होगा और कोई भी प्रश्न आप कर पाएंगे। तो आइए तीसरे पे देखते हैं। बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता, कहाँ पर लाइन दी है, ये दी हुई है, पितृगृहं प्रचलितः, पितृगृहं प्रति प्रचलितः या चलति स्म।
बुद्धिमती पुत्रयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलति स्म। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये एक सामान्य पैरा है, सामान्य गद्यांश दिया था जिसको आपको करना है। और याद रखना ही कोई भी गद्यांश पद्यांश छोड़ना नहीं है, छूटना नहीं चाहिए। कितने ही बच्चों की वो आती है कि नहीं, वो आ नहीं रहा है, अरे आप करेंगे तो आएगा। इसलिए बिल्कुल भी घबराना नहीं, डरना नहीं, सोचना नहीं, उल्टा समझना नहीं, कोशिश नहीं करना। तो आइए अब जो है एक श्लोक लेते हैं। यदि मान लीजिए आपको श्लोक आता है तो श्लोक आप कैसे करेंगे? तो श्लोक को करने के लिए, श्लोक कैसा है? श्लोक तो बड़ा सुंदर है। क्या कह रहा है? आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। अर्थ, आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला उस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। और नास्ति उद्यम समो बंधु, परिश्रम जो कि करते नहीं है, लिखने को कहो लिखते नहीं, पढ़ने को कहो पढ़ते नहीं, बोलने को कहो बोलते नहीं, तो ये क्या है? आलस्य। तो न अस्ति, फिर क्या कह रहे हैं? उद्यम, उद्यम मतलब परिश्रम। तो परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है और परिश्रम कर कर कोई भी दुखी नहीं होता। अब इसका पहला प्रश्न देखें। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कहता है मनुष्याणाम महान रिपुः कहा अस्ति। कहा का अर्थ अभी बतलाया था ना, कहा का अर्थ है कौन। ये याद रखना आप, ये जो है ना शब्दों को विशेष रूप से याद रखेंगे तो आपके 2 मार्क्स तो कम से कम पूरे हो ही जाएंगे। और पूरा पूरा लिखना है, एक पद में उत्तर देके नहीं भाग जाना है। ठीक है, तो कहा का अर्थ हुआ कौन। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। तो आपको किसकी जगह क्या लिखना है? कहा की जगह लिखना है आलस्यम। ठीक है, तो उत्तर किस प्रकार दिया जाएगा? मनुष्याणाम महान रिपुः आलस्यम अस्ति। ये आपका उत्तर हो गया। अब दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या कहा जा रहा है? दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है कि कस्य समानेन, कस्य समानेन मित्रम नास्ति। किसके समान मित्र नहीं है? कस्य समान मित्रम नास्ति, किसके समान मित्र नहीं है? तो बहुत सरल है, कस्य की जगह आपको उत्तर ढूंढना है। ठीक है ना। तो आपने क्या देखा था? ना अस्ति उद्यम समो बंधु। अब बंधु का अर्थ यहाँ पर इन्होंने मित्र ले लिया है, मित्रम नास्ति लिख दिया है। तो मित्र यहाँ पर नहीं आया तो इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना, घबराना नहीं है। यही मैंने कहा कि जब भी आप पेपर करें तो पहला ये टारगेट बना लें कि कुछ भी नहीं छोड़ना है। और जब गद्यांश पद्यांश या नाट्यांश किए जाते हैं ना, तो याद रखें कि प्रश्न को पढ़ने के बाद ऊपर वाले पैराग्राफ को देखना है और उसमें वो शब्द देखना है कि कहाँ ये प्रयोग आ रहा है। अब मित्रम शब्द तो नहीं आया, पर बंधु शब्द तो आया है ना। और बंधु शब्द भी यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आपको एक रिपु शब्द तो मिला था। रिपु मतलब शत्रु, तो उसका अपोजिट क्या हो गया? मित्र। और मित्र क्या है? आलस्य। यदि शत्रु है तो उद्यम, परिश्रम क्या है आपका? मित्र है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? उद्यम समानेन मित्रम नास्ति। उद्यम समानेन मित्रम नास्ति को कहाँ मिलेगा? ये देखो, ये दिया है, उद्यम समानेन मित्रम नास्ति। उद्यम के समान मित्र नहीं है। तो अगला क्या कह रहे हैं? तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरे प्रश्न में और सुंदर बात मिलेगी, किम कारणेन मनुष्या दुखी न अनुभवन्ति। अब हम सामान्यतः क्या करते हैं कि ऊपर वाले पैराग्राफ को देखते हैं, पर इसमें ही कह रहा है कि किम कारण मनुष्य दुखी न अनुभवन्ति। अब दुखी न अनुभवन्ति के लिए यहाँ पे क्या शब्द आया है? नावसीदति। होगा क्या? गड़बड़ ही हो जाती है। आपको ये देखना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो दुखी न अनुभवन्ति न अवसीदन्ति। तो किम कारणेन, किस कारण से दुखी नहीं होते? तो उद्यमं कृत्वा, उद्यमं कृत्वा मनुष्य दुखी न अनुभवन्ति। किम कृत्वा? उद्यमं कृत्वा। ये उत्तर आपको यहाँ दिख जाएगा, उद्यमं कृत्वा मनुष्य दुखी न भवति।
अनुभवन्ति। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक श्लोक वाला पैराग्राफ। आप कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे उसके उत्तर देंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि अब जैसे मित्रम था, मित्रम जो है उसमें नहीं आया पर रिपु आया, तो उसको आप अपोजिट ढूंढकर उसे पूरा कर सकते हैं। फिर दुखी ना भवंती, तो वहाँ पे क्या शब्द आया था, शब्द आया था नावसीदती नावसीदंती। तो ऐसे इनको कंप्लीट करने का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब एक और पैराग्राफ को हम देख लेते हैं जो भिन्न तरीके से दिया गया होगा। वो देखते हैं क्या है, नाट्यांश। नाट्यांश ये एक और अच्छा वो है प्रश्न हमारे सामने। वनस्य दृश्यम समीपे एवैका नदी बहती। वन के दृश्य में पास में एक नदी बह रही है। एका सिंह सुखेन विश्राम में थे, एक सिंह सुख से विश्राम कर रहा है। तदैव एका वानरः, उसी समय एक बंदर आकर तस्य पुच्छम धनाति, उसकी पूंछ को धुनता है, उसको परेशान करता है। क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति, गुस्से वाला जो शेर है वह उसे मारना चाहता है। पर वानरस्तु क्रुद्धित्वा वृक्षमारूढ़ः, और बंदर क्या किया, बंदर उसे परेशान करके भाग गया और कूर्दित्वा कूदकर उछल कर वृक्ष पर चढ़ गया। तो ये हो गया आपका एक नाट्यांश। प्रश्न क्या है, प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है वनस्य समीपे का वहति, कहा शब्द। अब ये देखिए, जब संस्कृत में प्रश्न शब्द आता है तो उसका प्रयोग पुल्लिंग में भी होगा, पूरा ही लिख देता हूँ। उसका प्रयोग स्त्रीलिंग में भी होगा और नपुंसकलिंग शब्द भी प्रश्नवाचक होता है संस्कृत में। और वो चलते किसके आधार पर चलता है, किम का जो शब्द रूप है। मैंने हमेशा कहा कि जब शब्द रूप याद करें तो किम का शब्द रूप जरूर याद करें, अवश्य रूप से याद करें। तो किम का शब्द रूप पुल्लिंग में भी चलता है, स्त्रीलिंग में भी चलता है, नपुंसकलिंग में भी चलता है। तो का किस में बना, का बना स्त्रीलिंग में। का किस में बना, का बना आपका स्त्रीलिंग में। और जब का स्त्रीलिंग में बना तो हो गया अर्थ वन के पास में क्या बहता है। तो क्या कहा था, नदी बहती। तो उत्तर क्या हो जाएगा, वनस समीपे एवैका, वनस समीपे एवैका नदी बहती, वन के समीप में एक नदी बहती है। तो ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब देखिए दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। सुखे ने कहा विश्राम में थी, सुख से कौन विश्राम कर रहा था। तो यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है, एका सिंह सुखे न विश्राम में थे। एक शेर क्या कर रहा था, सुख से विश्राम कर रहा था। तो यहाँ पर क्या उत्तर आएगा, सुखे न कहा विश्राम में थे। तो कहा की जगह आप क्या कर देंगे, ये सिंह लिख देंगे, सिंह लिख देंगे। तो वही जो प्रश्न है उत्तर में बदल जाएगा। तो सुखेन सिंह विश्राम्यति, सुख से शेर विश्राम कर रहा था। वैसे विश्राम्यति जो शब्द है ये प्रयोग गलत है, विश्राम्यति प्रयोग होना चाहिए था। पर आपको इतना तो अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि प्रश्न पूछा गया है तो उसको उत्तर वहीं पर ढूंढ के उसी प्रकार देने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि क्रुद्ध सिंह कम प्रहर्तुम इच्छति, क्रोध सिंह किसको मारना चाह रहा है। तो आप पैराग्राफ में भी देखेंगे तो क्रुद्ध सिंह तम, तम कम वानरम, ये तम किसे मारना चाह रहा है, कम मतलब किसको, कम मतलब किसको। तो उसका अर्थ हो जाएगा वानरम, क्रुद्ध सिंह वानरम प्रतिहर्तुम। उत्तर कैसे देंगे, उत्तर में लिखेंगे तम, इसको पूरी पंक्ति भी आप लिख सकते हो, ये वाली पूरी पंक्ति भी लिख सकते हो, क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुम। पर तम की जगह बहुत सही शब्द आएगा वानरम। किसकी जगह लिखना है, ये इसकी जगह लिखना है वानरम, वानरम प्रहर्तुम इच्छति। तो ये जो है आपके गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश का एक हमने पैराग्राफ यहाँ सॉल्व किया। इसको कर बतलाने की कोशिश की कि आपको इनका उत्तर किस प्रकार देना है। तो आप सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे, लाइक भी कर रहे होंगे और शेयर भी ज़रूर करेंगे अन्यों के सहयोग के लिए। ठीक है, तो इसके साथ हम और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं
तो क्या है, एक पैराग्राफ और है जो बहुत सुंदर सा पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को हम देखेंगे। ये पैराग्राफ है नाट्यांश का। क्या कह रहा है, प्रकृति माता अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेशम जननी। जब ये चिन्ह दिया जाता है, चिन्ह लगाया जाता है, तो इस चिन्ह का क्या अर्थ हो जाता है कि वक्ता है, कहने वाला कौन है, प्रकृति माता है। क्या कह रही है, अहम प्रकृति माता, अहम प्रकृति ही, मैं प्रकृति माँ, तुम सबकी जननी हूँ। यूयम सर्वे में प्रिय, तुम सभी मुझे प्रिय हो। सर्वेशा में कृते महत्व विद्यते, आप सभी का महत्व है। यथा समयम, यथा समय, न तावत कलहे न समय वृथा यापयन्तु, इसलिए लड़ाई झगड़े में समय व्यर्थ मत गमाइए। अभी तो मिलित्वा एव मोदध्वम जीवनम रसमयम क्रुद्धम। कह रहे हैं कि मिलकर रहना चाहिए और जीवन को रसमय करना चाहिए। तो अब प्रश्न देख लेते हैं। सर्वेशाम जननी कहा, ये प्रश्न बनाने वाले ने गलती कर दी, यहाँ पे होना चाहिए था का। क्या होना चाहिए था, का होना चाहिए था, पर इसने कहा पूछ लिया है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, उससे घबराना नहीं, आप उत्तर वही देंगे कि सर्वेशाम जननी का प्रकृति माता, प्रकृति माता सर्वेशाम जननी। आप वहाँ पर लिखेंगे सर्वेशाम जननी प्रकृति माता अस्ति। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लीजिए। सर्वे कस्य प्रियः, सर्वे कस्य प्रियः, सभी किसके प्रिय हैं। तो यहाँ पर भी प्रकृति माता के लिए प्रयोग हो रहा, तो प्रयोग आना चाहिए कस्याः। ठीक है, और ये आना चाहिए था का, तो ये होना चाहिए कस्याः, पर नहीं है तो आप ये नहीं समझें कि ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग कर दिया है। सर्वनाम प्रयोग आएगा, सर्वनाम प्रयोग आ रहा है, तो मैं शब्द आया वहाँ पर, मैं सर्वे में प्रिय, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। पर बहुत सुंदर कैसा होगा, बहुत सुंदर होगा कि आप उठाकर क्या करें, वहाँ पर लिखें कि प्रकृति माता कृते सर्वेशाम, सर्वे प्रकृति माता प्रिय, सभी प्रकृति माता को प्रिय हैं। ये उत्तर कहाँ मिल रहा है, उत्तर ये यहाँ भी आप देख सकते हैं, और ऊपर मैंने आपको बतला ही दिया था। तो ये हो गया आपका सेकंड का। अब तीसरा, प्रकृति माता कृते कस्य महत्व विद्यते, प्रकृति माता के लिए किसका महत्व है, कस्य मतलब किसका, तो क्या कहा, सर्वेशाम, सर्वेशाम महत्वम विद्यते, कस्य मतलब किसका, सर्वेशाम सबका, प्रकृति माता कृते सर्वेशाम महत्वम विद्यते। तो ये जो है एक आपका और नाट्यांश था, तो इसको हमने सॉल्व किया। तो ये 10वीं के लिए भी महत्वपूर्ण है, 12वीं के लिए भी, MP टेट के लिए, CTET के लिए, सबके लिए जो गद्यांश पद्यांश नाट्यांश वाली विधा है, प्रश्नों के उत्तर यहीं छिपे होते हैं। यदि हम 9वीं 10वीं की बात करें तो उनको भी 12 नंबर का ये करना है, और यदि टेट की बात करें तो टेट, CTET, MP टेट, UP टेट, उन सब में भी इनके 10-15 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो मित्रों, एक छोटा सा प्रयास था, आप लोग इसे पसंद करेंगे, सहयोग करेंगे अन्यों को भेजकर, और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि, और यदि कोई आपका प्रश्न है, कोई आवश्यकता है, किसी का समाधान चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे बॉक्स में लिखकर इन्फॉर्म कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं। कमेंट्स में कमेंट्स करते रहिए और अन्यों का भी सहयोग करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद। आप डॉक्टर विक्रम देव के साथ देवयोग चैनल पर संस्कृत के गद्यांश पद्यांश नाट्यांश विधा को सीख रहे थे, और आप अच्छे से करें और सफल हों, यही मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। बेस्ट ऑफ लक। शुभम भूयात्।